होंगे कि आप लोगों का लेवल क्या रहने वाला है। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग जो है फ्रेंड सही आंसर करके बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं, ये आपको घुमा फिरा के किसी भी तरीके से एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको कैसे कंफ्यूज किया जाए। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, उस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग, ताकि इसी तरीके से हम लोग धमाकेदार सेशन जो है वो कंडक्ट कर सके जल्दी जल्दी से। 898 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, 966 लाइक्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर में। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1000 के करीब हम लोग लाइक आप लोगों ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 12 फरवरी 2023 निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है? कोयला भंडार वहां पर में पाया जाता है, कौन सी नदी घाटी है? अब ये नदी घाटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, नदी घाटी। तो which of the following river valleys is rich in coal reserves in India? महानदी रिवर वैली, महानदी जो नदी घाटी है, महानदी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स के उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा में से जाती है। दामोदर, ठीक है, आपका ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में से जाती है। दामोदर जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में से जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से होते हुए फिर बिहार के अंदर में आती है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से आप लोग। कमेंट के अंदर में भी आंसर आना चाहिए आप लोगों का, और पोल के अंदर में भी आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोगों को ये मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर में। देखिए, एनसीईआरटी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हमने सारी एनसीईआरटी उपलब्ध करा दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में देखिए, ये पूरा का पूरा आप लोगों को उपलब्ध है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन कहाँ से, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से हमने जूम कर दिया है। ठीक है, तो भारत में कोयला दो प्रमुख जो है आप लोगों का पाया जाता है, दो अलग अलग जो है भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना, ठीक है, और आप लोगों का जो है जो गोंडवाना क्षेत्र के, जो आप लोगों के गोंडवाना के समय काल के जो आप लोगों के कोयले के रिजर्व है, ये कहाँ कहाँ पर में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स की ये गोदावरी नदी जो है उसके आसपास में तो मिलते ही मिलते हैं आप लोगों को। दामोदर घाटी जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेंगे पश्चिम बंगाल झारखंड के अंदर में। गोदावरी नदी, महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी, इन सभी के जो इलाके हैं या उनके जो वैलीज है, घाटियां है, वहां पर में कोयले के आप लोगों को बहुत ज्यादा जमाव मिलते हैं। तो दामोदर घाटी वैली के पास में मिलेंगे, गोदावरी के पास में, महानदी, सोन और वर्धा। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी आप लोगों का आंसर यहाँ पर में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी फिलहाल के अंदर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर में कि आप लोगों को कोल रिजर्व जो है आपको कहां पर में मिलेंगे। यहाँ पर मैं बोला है उन्होंने कि दामोदर नदी घाटी जो है वहां पर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को जो है महानदी, सोन, वर्धा, गोदावरी के पास में भी मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब एक बार फिर से लगा दीजिए आप लोग। आप खुद से पढ़िए, खुद से लगाइए आंसर। अब आप लोग कमेंट में आंसर लगाओगे एज इफ कि आप लोग पहली बार देख रहे हो इस क्वेश्चन को। इस तरीके से लगाइए कि आप पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया और आपने आंसर लगाया। अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए आप सभी के सभी कमेंट करके। हर एक बच्चा, चाहे लाइव देख रहा हो बाद में देख रहा हो, अपने दिमाग को ट्रेनिंग करना है कमेंट करके। ठीक है, ट्रेनिंग करवानी है अपने 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 दिमाग को आप लोगों ने, सभी बच्चे। ठीक है, पहली बार पढ़ा आपने, आप लोगों ने देखा, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हुई और आप लोगों ने यहां पर में किया है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा। महानदी, दामोदर, सोन, गोदावरी, वर्धा, इन सब नदियों के पास में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए यहाँ पर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या था कि बंगाल और बिहार का जो इलाका था, ये वाला इधर का साइड का जो इलाका था, ठीक है, उधर में जो काश्तकार थे, मतलब जो किसान थे, वो जमींदारों की जो भूमि थी उसके ऊपर में खेती किया करते थे। इस तरीके का रूल था कि अगर जो किसान है वो प्रॉपर किराया दे रहे हैं, मतलब टैक्स वगैरह जो है वो बराबर से दे रहे हैं, तो उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाए। लेकिन जो जमींदार थे वो किसानों को मालिकाना हक या जमीन उनको ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन किसानों को जो ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हुआ, बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ और उसके बाद में फाइनली बंगाल टीनेंसी एक्ट लाया गया 1885 में। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंदर में
पाबना आंदोलन के बाद में, पाबना आंदोलन के बाद, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके बाद लाया गया था? पाबना आंदोलन के बाद लाया गया था 1885 के अंदर में। ये वही साल है, ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम उसी साल लाया गया था जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आप लोग 5 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1850 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1400 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पाबना आंदोलन के बाद में जो है फ्रेंड्स बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है आप लोगों का लागू हुआ था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय काल के अंदर में ही। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको बता दूं आज लास्ट डे है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन मंथ स्पेशल ऑफर का आपका 60% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को सारे कोर्सेज के ऊपर में। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग आज के आज जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसका मसौदा तैयार हुआ था। मसौदा का मतलब होता है फ्रेंड्स की उसका ड्राफ्ट जो है तैयार हो गया था, कि क्या क्या उसके अंदर में प्रावधान रहेंगे, वो ड्राफ्ट तैयार हो गया। एक होता है ड्राफ्ट तैयार करना और एक होता है उसको पास करवाना, ठीक है। तो ड्राफ्ट तैयार किसके समय में किया गया था ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की हिंदू विधवाएं जो होती है, अगर उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो दूसरा विवाह कर सकती है, ठीक है, उनको कानूनी रूप से एक अधिकार मिल गया, तो पहले नहीं था ये, ठीक है। तो कानूनी मसौदा जो था वो किसने तैयार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत? तो मसौदा किसने तैयार किया था? तो मसौदा मतलब कि जो बिल था वो ड्राफ्ट करने का काम किया था तुम्हारे मामा के लड़के लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ये इस बिल को ड्राफ्ट करवाया था, ये उसको पास करवा पाता उससे पहले उसका तबादला हो गया, और तुम्हारे मामा का जो लड़का है, ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, तुम्हारे चाचा का लड़का लॉर्ड कैनिंग, 1856 में उसने इसको पास करवाया, ठीक है, जब ये बना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि पास किसने करवाया, पास, तो पास करवाया लॉर्ड कैनिंग ने, बनाया था डलहौजी ने, ठीक है। तो तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, लगा दो जो भी लगाना है आप लोगों ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो है फ्रेंड्स बनाया था और इसको पास करवाया लॉर्ड कैनिंग ने। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक बार यूपीएससी के अंदर में एक क्वेश्चन देखा था यहाँ पर में कि किसने पास, किसके समय में पास हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा ना मसौदा किसके समय में बना था, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया कि मसौदा किसके समय में बना था, डलहौजी के समय में। लेकिन अगर मुझे पास किसके समय में हुआ था तो कैनिंग के समय में हुआ था। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखे एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। चल सर पेड कोर्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए सर अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए। चलिए थैंक यू वेरी मच प्रगति जी, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है आपको ये बताना है। अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है सबसे पहली बात तो ये मनाया कब जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 जनवरी को, 12 जनवरी को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग इस दिन मनाते हैं। तो इस बार जो है 2025 में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है, बताइए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इनका जो है यहाँ पर में इनके जन्म तिथि की, तो आप लोगों को याद रखना है कि 12 जनवरी को जो है वो इनका जन्म हुआ। काफी सारी चीजों के अंदर में इनकी रुचि थी, और भारत सरकार ने, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को, ठीक है, कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो 1984 से मनाना स्टार्ट किया है। तो 1984 से जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इसको मनाने का निर्णय लिया था। युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, लचीलेपन और जिम्मेदारी के लिए राष्ट्र को आकार देना, ठीक है, युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, ठीक है, यूथ फॉर, ठीक है, आप लोगों का एक रेजिलियंस एंड यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, एक स्थायी भविष्य के लिए युवा जो है इसका थीम था यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जो सस्टेनेबल हो, जिसको हम संभाल सके, ठीक है, एक स्थायी फ्यूचर हो हमारा, एक अच्छा फ्यूचर हो, तो यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ये इस बार की थीम थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है इनके जन्म का नाम क्या था ये आप लोग बता देंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म का नाम, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स इनका जब जन्म हुआ था, ठीक है, 12 जनवरी, ठीक है, 1863 में। तो जब इनका जन्म हुआ तब इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इनके गुरु जो थे
उनके साथ में संपर्क में आए। बाद में जो है फ्रेंड्स एक जो है इनके मित्र थे, उन्होंने इनको जो है वो विवेकानंद नाम रखने का जो है वो सुझाव दिया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो इनका ओरिजिनल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो जन्म का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में भारत में किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? अब ये आप लोग आंसर करेंगे, कब से। ठीक है, कब से मनाया जाता है? ठीक है, ये भी आंसर कर देंगे आप सभी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में भारत के अंदर में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में उनके जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये निर्णय लिया गया था 1984 के अंदर में। ठीक है, 1984 के अंदर में ये निर्णय लिया गया था कि इस दिन जो है हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो भी लेक्चर हम बता रहे हैं यहाँ पर में, जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको, जो भी जानकारी है वो सबसे पहले अगर चाहिए, कोई चीज छूटे ना, ऐसा ना हो कि आपसे कोई चीज छूट गई। ठीक है, कोई चीज आपको चाहिए थी लेकिन वो आपको मिली ही नहीं। ठीक है, कोई एक इन्फॉर्मेशन थी, कोई एक जो है नोटिस था, वो आपको मिला ही नहीं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोग दबा देंगे जल्दी से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। आपको पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर में जो विश्व धर्म संसद भी कही जाती है, ठीक है, उसमें किसने भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। ये कहां पर में हुई थी? शिकागो में। अब मुझे बताओ कि ये शिकागो कौन से देश के अंदर में पड़ता है? देश का नाम बताएंगे आप लोग, कौन से देश में पड़ता है शिकागो। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, कौन सी तारीख को उन्होंने दिया था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, देखिए 12 जनवरी को तो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था उनका। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो भाषण दिया था अपना, ये याद रखना है आप लोगों ने, 11 सितंबर 1893 के अंदर में दिया था। ठीक है, 11 सितंबर 1893 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर में भाषण कौन सी तारीख को दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, जन्म कब हुआ था अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 12 जनवरी 1863 को। मतलब वो लगभग लगभग 20 साल के थे उस समय में। ठीक है, 20.5 साल के। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? अब इसके अंदर में दो चीजें छुपी हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कब की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे उनके नाम के ऊपर में। कब की गई थी? तो 1897 के अंदर में की गई थी। ठीक है, ये याद रखना, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, ये भी आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 1924 लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 2500 से 2600 के करीब करीब बच्चे जो है यहाँ पर मैं देख रहे हैं। एक बार शेयर भी कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हैं दबा के। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए बीपीएससी टीआरई का एक क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन प्लैनेट ड्यू टू सिमिलैरिटी इन शेप एंड साइज। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है? ठीक है, बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया था, मेल शिफ्ट के अंदर में, टीआरई 1 में मेल शिफ्ट के अंदर में। डायरेक्ट आंसर करेंगे आप सभी के सभी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी का ट्विन इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो वीनस या जो आपका शुक्र ग्रह है, इसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। लेकिन क्यों कहा जाता है? शेप और साइज में सिमिलैरिटी के कारण। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का और बन गया यहाँ पर में। क्वेश्चन बोला जाएगा कि अर्थ का ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, वीनस को, क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा आपका शेप एंड साइज समान होने के कारण। ठीक है, ये याद रखेंगे, सेम साइज और सेम शेप होने के कारण। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों कहा जाता है? शेप एंड साइज सेम होने के कारण। ठीक है, वो फिर आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। माप और साइज, माप और आकार में समानता होने के कारण कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखते भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है,
सर ये क्वेश्चन टीआरई 3 के पीजीटी में भी पूछा गया था। क्या बात है। देखिए सीमा कुमारी जी ने यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को एक और मोटिवेशन दे दिया है। ये बीपीएससी टीआरई 2023 के टीआरई 1 के मेल में पूछा गया था। अभी उन्होंने बताया कि पीजीटी के अंदर में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये टीआरई 3 के। तो देखिए आप लोगों को और आपके साथी और मोटिवेशन आपको दे रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वही से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स। ऐसे दो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में कितने प्लैनेट्स है, हमारे सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स है। ठीक है 8 प्लैनेट्स है टोटल अभी फिलहाल में। ठीक है इन 8 प्लैनेट में से ऐसे कौन से 2 प्लैनेट्स है जिनके पास में उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास में एक उपग्रह है हमारा चंद्रमा, मंगल ग्रह के पास में 2 उपग्रह है फोबोस और डेमोस। ठीक है तो फोबोस और डेमोस जो है ये मंगल ग्रह के उपग्रह है, 2 चांद है वहां पर में। ठीक है और फिर बाद में उधर साइड और आगे आगे जाओगे तो भाई उनके पास में तो बहुत सारे चंद्रमा है। ठीक है कौन से 2 ग्रह है जिनके पास में है ही नहीं चंद्रमा। ठीक है तो विदाउट जो है आपके उपग्रह वाले या सैटेलाइट वाले जो आपके प्लैनेट्स है, एक है मर्क्यूरी। ठीक है मर्क्यूरी जिसको आप लोग बुध ग्रह कहते हो। ठीक है बुध ग्रह, और एक है वीनस। ठीक है वीनस शुक्र ग्रह। ठीक है ये याद रखना आप लोगों ने। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में ठीक है अपने खुद के जो है वो उपग्रह नहीं है, ना मर्क्यूरी के पास में ना वीनस के पास में है। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को टीआरई 2 का, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है, जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है चलिए भारत देश की अधिकतम सीमा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि अधिकतम सीमा जो है ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है एक ट्रिक है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग याद रख लीजिए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। ठीक है एमबीए, ब से है बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक है बचपन। ठीक है तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा ब से बांग्लादेश सबसे ज्यादा, फिर चाइना के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर नेपाल के साथ में। ये एम से है म्यांमार। ठीक है फिर बी से है भूटान, और ए से है अफगानिस्तान। मतलब सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान में केवल 106 किलोमीटर की। तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जो है आप लोग क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑर्डर में लगाइए, नंबर वाइज लगाइए कि कौन सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है और कौन सबसे कम। तो आपको जो है फ्रेंड्स ये सातों के सातों पता होना चाहिए, 7 देशों के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती है। एक और क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, भारत देश अपनी लैंड बॉर्डर ठीक है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में शेयर करता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। क्या हम हमारी स्थलीय सीमा श्रीलंका के साथ में शेयर करते, कोई हमारी ऐसी बॉर्डर है कि आप चलते चलते चले गए। अब वो सेतु की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है वो अभी फिलहाल के अंदर में कोई ऐसी वो कोई बात है कि आपका कोई बॉर्डर है जमीन के रास्ते आप चले गए करके। ठीक है या मालदीव है हमारा एक और पड़ोसी, उसके ऊपर में आप चलते चलते चले गए, नहीं। ठीक है तो स्थलीय सीमा जो है जो मतलब जमीन लगी हुई है जिसके साथ में ऐसे 7 देश है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है नाउ मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यह आप लोगों को बताना है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, ठीक है 7611101101 96978844 ये नंबर नीचे में चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में मिल जाएगा आप लोगों को फ्लैट 60% ऑफ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ऑफर मिल रहा है। ठीक है जितने भी बच्चे हैं वो इस ऑफर का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, चाहे आप लोग केवीएस की तैयारी करो, DSSB बीपीएससी तैयारी की, सीटेट की। ठीक है जो भी आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग परीक्षा के साथ में प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप लोग पढ़ सकते हो। टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव भी लिया है, जो भी करंट इवेंट होते हैं ठीक है उन सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक अलग हम लोगों ने पोर्शन बना दिया। कितने लोगों ने देखा है पेड कोर्स में एक पोर्शन बना दिया कि जैसे अभी आप लोगों का जो है कोई मान लो कोई नई नियुक्ति हुई है, ठीक है तो उसका जो भी है पूरी की पूरी डिटेल उसको आपको वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है मतलब आपकी पीडीएफ के फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करा दिया। ठीक है उसका इन्फोग्राफिक भी उपलब्ध करा दिया। ठीक है और उसका जो है हम लोगों ने आप लोगों को क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दिए, टेस्ट भी उपलब्ध करा दी। तो इतना ज्यादा ठीक है इतने कम दाम के अंदर में हर एक चीज नई नई चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है देखिए कितने सारे बच्चे जो सेशन को हाथ उठा के बता भी रहे हैं कि बिल्कुल सर देखे हमने। ठीक है तो उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो कहीं आप पीछे ना रह जाए, जो लोग नहीं जुड़े अभी भी जल्दी से जुड़कर कर सकते हैं आप लोग।
ठीक है, चलिए, तो वेदरिंग जो है फ्रेंड्स इसके कारण होता है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर में समझिएगा आप लोग, ठीक है, ये चट्टाने हैं, चट्टानों के ऊपर में जो है हवा, धूल, आंधी, सूखा, नमी, ठंडी, ये सब पड़ती रहती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये चट्टाने टूटती है। चट्टाने जो टूटती है ना, इसी को कहा जाता है वेदरिंग। ठीक है, छोटे छोटे कण में टूटती है, ये भी सेडिमेंट्स और टूटेंगे, यही टूटन क्या बनाती है, बाद में मिट्टी बनाती है। ठीक है, इवन जो है फ्रेंड हमारी चट्टाने, ये तो हवा में है, कई बार क्या होता है चट्टाने जो है जमीन के अंदर होती है, वो भी धीरे धीरे उसका भी वेदरिंग होती है, वो भी धीरे धीरे जो है अपक्षय होना स्टार्ट होता है, उसका मतलब लूज होना स्टार्ट होती है वो। ठीक है, लाखों करोड़ों सालों तक वो लूज होती रहती है, और लूज होते 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 फिर वो मिट्टी बनती है। ठीक है, तो पेरेंट रॉक होती है, पहले वो चट्टान होती है, पेरेंट रॉक बोलते हैं, जिससे वो मिट्टी बनी है ना। ठीक है, आप अभी अपने घर के बाहर जाना, ठीक है, मिट्टी उठाना, और उस मिट्टी को बोलना, पता है तुझे, तू पहले किसी ना किसी चट्टान का हिस्सा थी, मतलब कोई ना कोई पत्थर होगा बड़ा सा, ठीक है, उसका हिस्सा थी तू, पहले तू पत्थर थी, अगर किसी को फेंक के मारा होता या मारा होती, ठीक है, तो उसका सर फूट जाता, अभी किसी को मारूंगा तो कुछ भी नहीं होगा उससे। ठीक है, समय समय की बात है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पेरेंट रॉक मतलब वो किसी ना किसी चट्टान का होगा, ये याद रख लेना आप लोग, चट्टान से ही पेरेंट रॉक। और वो मिट्टी का कलर क्या होगा, वो मिट्टी में केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, मतलब उसकी रासायनिक जो है संगठन क्या होगा उसके अंदर में। ठीक है, फॉस्फोरस ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा होगा, कम होगा, नाइट्रोजन होगा नहीं होगा, वो सब सारी चीजें डिपेंड करती है वो पेरेंट रॉक पे, कि उसके अंदर में क्या था। भाई जो होगा उसी से बना है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई एक बच्चा डायपर पहन के खड़ा है, नाच रहा है करके, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो एनसीईआरटी वालों ने बनाया है एक डायग्राम। ठीक है, चलिए, तो वेदरिंग के कारण जो है फ्रेंड्स क्या होता है, आप लोगों का अपक्षय के कारण मिट्टी बनती है। ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ओके, तो ये वेदरिंग अपक्षय इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो देखो, फल और सब्जियां दोनों आ गए यहाँ पर में। फलों और सब्जियों की जो खेती होती है उसको बागबानी या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। तो आप लोगों का देखिए, सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पेड क्लास में आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, ठीक है, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का सिल्क वॉर्म की रेयरिंग। ठीक है, रेशम के कीड़ों का जो है पालन। रेशम के जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो लार होती है उससे धागा बनाते हैं, फिर उसी धागे को बूंद बूंद कर रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर मतलब होता है एक स्पेशल टैंक के अंदर में, अब ये छोटा टैंक अपन ने बनाया, लेकिन वो बड़ा टैंक होता है। ठीक है, टैंक, उसके अंदर में मछलियों का पालन किया जाता है, वो मछलियां फिर बेची जाती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो मछलियों का पालन किया जाता है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स। ठीक है, इनका कमर्शियल तौर पर उत्पादन करना, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है जी, मोहम्मद शारिक जी उसके ऊपर में भी एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, एक बार प्लीज आप टीचिंग परीक्षा का जो नंबर आपको दिया है ना उसके ऊपर में कनेक्ट कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने जो है कई सारे प्रूफ्स प्रोवाइड किए हैं, प्रूफ जो है वो भेजे हैं हमें। ठीक है, तो उनके आधार पर हम बना रहे हैं, आप भी भेज दीजिएगा, आकाश सिंह जी आप भी भेज दीजिएगा। ठीक है, आप लोग भेजिए प्रूफ जो जो भी आपके पास में। ठीक है, हम उसके ऊपर में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मजेदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बीपीएससी टीचर जी। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, हकीम अजमल खान ने, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने, हसरत मोहानी ने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जल्दी बता देंगे। ठीक है, 3400 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हमारे साथ में, 2390 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी, ताकि हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सके। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों को और करवा पाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हकीम अजमल खान ने दिया था, या हसरत मोहानी ने, या चंद्रशेखर आजाद ने। तो हसरत मोहानी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है दिया था, मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे हसरत मोहानी। ठीक है, भगत सिंह ने इसको पॉपुलराइज किया। पॉपुलराइज किया मतलब उसको बढ़ावा दिया। अदरवाइज जो है ये नारा दिया किसने था, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था 1921 के अंदर में। ठीक है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये आप लोगों ने याद रखना है। दिया किसने था? हसरत मोहानी ने, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर बीपीएससी ने माना है सी, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा हसरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी जो है आप लोगों को ये लिस्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है, आप लोगों को हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में, या फिर बीपीएससी केवीएस अलग अलग कोर्सेज के अंदर में, वो इन चीज का जरूर फायदा उठाइए, आप लोग अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। अभी आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो, इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो अभी नई सीरीज हमने स्टार्ट की आप लोगों के लिए इन्फोग्राफिक्स के जरिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है। थोड़े दिन जितने भी बच्चे हैं अभी, वो जो लोग जुड़ चुके हुए हैं उन सबको ये सारा कॉम्बो में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद में वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब वो अलग आपको परचेस करना पड़ेगा, फ्री अलग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कोर्स में जुड़ जाइए, ताकि ये सारी चीजें आपके कोर्स में पहले से एडेड रहे। जिन्होंने ले लिया है उनका अलग नहीं होगा, उनको उनके कोर्स में रहेगा ही ये जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं आगे में बाद में लेने का, वो पहले से लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में भी लेंगे आपको वैलिडिटी तो एग्जाम तक पूरी की पूरी मिलनी ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये कोर्सेज भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, ओके। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी एक न्यूज आई है कि 68,000 शिक्षकों की जो नौकरी है वो खतरे के अंदर में है, टीआरई 1 2 3। कहीं आपका नंबर भी तो इसके अंदर में नहीं है? कहीं आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों में से भी अगर किसी ने ये गलती की तो आपकी भी नौकरी जा सकती है। मैं आपको प्रूफ के साथ में भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर में मैं उसमें उस सेशन में जा रहा हूँ, सभी के सभी वो सेशन के अंदर में जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 68,000 बच्चों की जो है वो नौकरी के ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, ओके। तो मैं उस सेशन के अंदर में जा रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, आधे मिनट के अंदर में हम लोग उसके ऊपर में पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या है मामला पूरा का पूरा, और कैसे जो है आप लोग इस चीज से बच सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर में फंस जाओ, ओके। चलिए, तो मैं